हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, इस चैप्टर में जो है ना बहुत सारे जो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक जो है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरे यानी कि दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो है क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण है, यानी कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा यहाँ पे जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तीसरा हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना, इसमें भी हमको जो है ना बहुत सारे जो है इसके सब टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि हो गया कि सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है, किसका, रासायनिक समीकरण का। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण का नियम क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण के क्या क्या उदाहरण हैं और रासायनिक समीकरण जो है इसको जो है कैसे संतुलित किया जाता है, यानी कि इसका संतुलन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। यानी कि ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो है इस चैप्टर में हम लोगों को ये सब डिटेल में समझना है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसको लिखने के क्या नियम है, इसको कैसे संतुलित किया जाता है, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं, उसकी परिभाषा क्या है, यही सब हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग जो है ना इसको उतार लिए होंगे, साथ साथ भी आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिकॉज ये सब जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है ना दो पदार्थ को मिलाते हैं आपस में। ठीक है, तो अब जो दो पदार्थ मिल जाता है, दो भी मिला सकते हैं या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और वही जो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लोग समझते हैं इसको, हम लोग मान लेते हैं दूध ले लिए। ठीक है, क्या ले लिया, दूध, और उस पर क्या कर दिया, नींबू डाल दिया, तो वो दूध क्या होता है, फट जाता है कि नहीं। दूध लिया, दूध पे नींबू डाल दिया और वो दूध क्या हो गया, फट गया। तो देखो यहाँ पे जो फटा हुआ दूध है ये जो है एक दूसरा कुछ बन गया ना, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। यानी यहाँ पे दूध और नींबू जो है इसका जो अगर हम लोग देखें प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म वो अलग था, और यहाँ पे जो हमको नया प्रोडक्ट मिला यानी कि जो नया चीज़ मिला, फटने के बाद दूध फट गया तो वो मिला, तो वो उसका जो गुणधर्म होगा वो अलग होगा।
इसको अगर हम लोग और बेसिकली समझें तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो, जब हम लोग दूध में क्या करते हैं कि हल्का सा दही डाल देते हैं, ठीक है, फिर ज्वाइन उसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग दूध में क्या करते हैं, हल्का सा दही डाल देते हैं, तो वो पूरा दूध ही क्या होता है, धीरे धीरे दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि दूध का जो प्रॉपर्टी है और दही का जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों का ही, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुणधर्म, तो दोनों का ही गुणधर्म यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसको और एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, तो वो कैसे, तो देखो तुम लोग क्या करो कि जो है ना, पानी ले लो, ठीक है, पानी में क्या करो, हल्दी डाल दो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी में हल्दी डालेंगे तो वो पानी जो होता है वो पीले कलर का हो जाएगा, और उस पीले कलर का जो पानी है, ठीक है ना, उसमें जब हम लोग सर्फ डाल देंगे तो वो पानी क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। पीला पानी था, उस पर जैसे सर्फ डाल दिया तो वो पानी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आप लोग जो है ना एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करके देखिएगा। तो जैसे जो पीला हमारे पास में पानी था उसमें सर्फ डालने पे वो लाल हो गया, तो यही क्या कहलाती है, बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि उस पर जो है ना कुछ परिवर्तन हो गया, पहले पीला था लाल हो गया, तो यही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया ए, ठीक है, क्या किया कि एक प्रोडक्ट लिया ए और उसमें बी को मिला दिया, ठीक है ना, ए और बी को आपस में मिलाया, दो पदार्थ को, उससे जो है ना हमको एक नया चीज मिला, पी मिल गया हमको, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही क्या जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जो दोनों को हम लोग आपस में मिक्स किए हैं, ठीक है ना, इन दोनों को, इसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और जो हमको इन दोनों के मिलाने से जो हमको नया चीज प्राप्त हुआ है, या फिर बोले तो जो नया पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर, यानी कि अभिकारक के जब आपस में मिक्स किया गया तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि नया उत्पाद मिल गया, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोगों ने उत्पाद बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ जो है ना एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक विशेष ध्यान आपको ये देना कि एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अभिकारक होती है, ठीक है, अभिकारक का जो गुण होता है वो अलग होता है, अभिकारक का जो गुण होता है वो अलग होता है, ठीक है ना, और उत्पाद का जो गुण होता है वो अलग होता है, ठीक है। यानी कि दोनों अभिकारक और उत्पाद का गुण जो है वो सेम नहीं होता। कैसे सर, तो देखो, जब हम लोगों ने जो हमारे पास में पानी लिया उसमें हल्दी डाल दिया तो पानी कैसा हो गया, पीला हो गया, यानी कि हमारे पास में जो अभिकारक अब है वो कैसा है, पीला है। अब उस पर जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, सर्फ डाल दिया, सर्फ भी हम लोग अभिकारक के कैटेगरी में डालेंगे, तो जैसे ही उस पीले पानी में सर्फ डाल दिया तो वो कैसा हो गया, लाल हो गया। तो जो हमको नया चीज़ मिला, यानी कि नया जो पानी था वो कैसा था, लाल था, वही क्या हो गया हमारे पास में उत्पाद हो गया। और पीला पानी और जो सर्फ, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, दोनों को आपस में मिक्स किया, पानी लाल हो गया। तो यहाँ पे जो पानी जो लाल आया है वो हमारा उत्पाद है, यानी कि इसका गुण जो था वो अलग था। अलग कैसे है, कैसे हम लोग समझे कि ये अलग है, तो इसका रंग जो था वो लाल था एंड यहाँ पे जो रंग था वो पीला था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन H2 और Cl2 को मिलाते हैं तो हमारे पास में 2HCl बन जाता है, ठीक है। क्या किया, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्शंस कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो, तो देखो जो हाइड्रोजन होती है ना, ये क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। वहीं क्लोरीन भी जो होता है वो हमारा क्या होता है भैया, गैस होता है। लेकिन ये जो HCl है, ठीक है, HCl जो होता है ये सॉलिड हो जाता है, सॉरी लिक्विड हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दो गैस को आपस में मिक्स किया, यानी कि ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, अभिकारक हो गए। दो अभिकारक को आपस में मिक्स किया तो हमको क्या मिल गया, एक लिक्विड मिल गया भैया, लिक्विड यानी कि एक अम्ल मिल गया, एक अम्ल मिल गया। तो देखा हम लोगों ने यहाँ पे दो गैस को मिलाया था, लेकिन मिला क्या, अम्ल मिला। तो इसीलिए तो जो दोनों गैस था उसको अभिकारक बोल दिया, और जो हमको अम्ल मिला वो हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया।
ये जो अम्ल हो गया ये क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है ना, इसके और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि दूसरा एग्जांपल देखो, जब हम लोग N2 और H2 को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। ठीक है ना, NH3। N2 क्या होता है भाई, ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है ना, N2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, और H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो NH3 होता है बेसिकली इसका अमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग N2 और H2 को मिलाया, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जो हमारा N2 है ना, ये भी गैस के फॉर्म में होता है, H2 भी गैस के फॉर्म में होता है। जो अमोनिया आया है वो भी क्या होता है, गैस के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिलाया तो हमको क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया। ठीक है ना, जो कि अमोनिया जो होता है ये कुछ अलग ही हमको यहाँ पे पदार्थ मिला, ये दोनों से तो अलग है। इसका गुण जो था वो कुछ और था, लेकिन इसका जो गुण हो गया वो कुछ और हो गया। यानी कि यहाँ पे जब दो को मिक्स किया तो ये एक नया उत्पाद मिला जिसका गुण भी अलग था। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब दो पदार्थ को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उससे जो हमको नया चीज़ मिलेगा तो वो जो होगा ना, वो हमारे पास में अभिकारक से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। यानी कि उत्पाद जो हमको प्राप्त होगा वो अभिकारक से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, उसका गुण अलग होगा। कैसे, तो वो रंग में अलग हो सकता है, उसका जो है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अलग अलग हो सकता है। इसका हम लोग यहाँ पे परिभाषा क्या लिख देंगे, रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की यहाँ पे हम लोग परिभाषा क्या लिख देंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या वो लिखेंगे हम लोग कि दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है, आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है। देखो हमारे पास में दो पदार्थ था, आपस में मिल करके एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना दिया, तो यही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की केवल यही एग्जांपल्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि देखो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है ना, और जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में हमारे घुल जाता है, ठीक है ना, उससे हमको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, यानी कि हमको ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग जो है ना अपने दिनचर्या यानी कि काम वगैरह करते हैं। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइप से रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है। कैसे हुआ, तो देखो ऑक्सीजन ब्लड आपस में क्या हुए, मिक्स हुए, उससे क्या मिला, ऊर्जा मिला। ठीक है ना, ऑक्सीजन और ब्लड ये हम लोग मान लेते हैं दो पदार्थ थे, आपस में मिल गए, एक नई पदार्थ बनी ऊर्जा। ठीक है, हालांकि ऊर्जा जो ये पदार्थ नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नई पदार्थ क्या बन गई, ऊर्जा बन गई। यानी कि ऊर्जा से हम लोग यहाँ पे कामकाज कर सकते थे, और ये जो हमारे पास में जो ऑक्सीजन था वो ब्लड था, ये दोनों तो अलग है और ऊर्जा अलग है। ठीक है, यानी कि जो अभिकारक है उत्पाद है ये तो काफ़ी अलग अलग है, तो इसलिए बोला यहाँ पे ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम लोग और भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो खाना पकना जो होता है ये भी क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। ठीक है ना, यहाँ पे और कुछ उदाहरण है जिसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, जिससे जो है ना
अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि हो गया श्वसन, दूसरा हो गया खाना, खाना का पकना, ठीक है। खाने जो खाना हम लोग खाते हैं वो जो पकता है तो वो भी बेसिकली क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। फिर दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया मैग्नीशियम प्लस MO2, इससे क्या बन जाता है, MgO बन जाता है, ठीक है। MgO बन जाता है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास में मैग्नीशियम जो होती है ना, ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये गैस होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है ये हमको सॉलिड मिल रहा है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, देखो मैग्नीशियम लिया, ठीक है ना, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि जलाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और तो ये कैसे होता है, तो देखो बेसिकली हमारे पास में मान लेते हैं कि ये एक फ्लेम है हमारे पास में, ठीक है, ये क्या हमारे पास में फ्लेम है, और ये हमारे पास में मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग आग जलाएंगे, ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम को जलाया जाता है, Mg को जलाने, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास में मैग्नीशियम का क्या था भैया, टुकड़ा था, ठीक है। इसको जलाया जाएगा तो देखो मैग्नीशियम आपको पता है आग जो होता है ऑक्सीजन के बिना तो लगेगा ही, तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, ठीक है। तो ये जल जाता है तो ये क्या होता है, ये जो है ना जल के नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, एक नीचे गिर जाता है, यानी कि जल के ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल गए तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस टाइप से जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया जाता है। तो आई होप आप लोग जो है ना ये समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आप लोग जो है साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपको जो है ना नोट्स बन जाए साथ ही, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई भैया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो हुई तो उसका कुछ प्रभाव भी हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो वो देखेंगे। यानी कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट होती है, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है। तो क्या क्या होगा, तो देखो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो ठोस था, ठीक है, ठोस मान लेते हैं था, तो वो जो है ना उसको जब हम लोग मान लेते हैं गर्म करेंगे तो जलाएंगे तो वो क्या होगी, सीधा गैस बन जाएगी, या फिर ठोस से द्रव बन जाएगा, या फिर द्रव से जो है ना गैस बन जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं अवस्था जो है वो परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। पहला जो प्रभाव पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया का वो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन उसका मतलब ये होता है कि देखो कोई ठोस है, उसको जब हम लोग जलाएंगे तो वो सीधा गैस बन सकता है, ठीक है। कोई जो है द्रव है, कोई द्रव्य है
उसको गर्म करेंगे तो वो गैस बन सकता है। कोई गैस है, ठीक है ना, उसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग समझें तो देखो, एक कपूर ले लो, कपूर को जला दो। कपूर जो होता है ना, आरती पूजा के टाइम में उसको यूज किया जाता है, तो उसको जब जलाएंगे तो वो ठोस होता है, वो सीधा क्या होता है, गैस बन जाता है। तो उसका कहीं से कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि ठोस से वो क्या हुआ, सीधा गैस बन गया। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब तुम देखो, जो एलपीजी जो होता है हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं गैस ही होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से यानी कि दबाव करके वो जो होता है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का ये प्रभाव पड़ सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाए। रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा, तो देखो, हम लोगों ने पहले भी अभी समझा कि जो हमारे पास में जो पानी और हल्दी को मिक्स किया था वो पीला पानी बन गया। उस पीले पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, सरफ डालते हैं, तो वो पानी जो होता है वो लाल हो जाता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसका रंग में परिवर्तन हो गया, पहले पीला था वो लाल हो गया, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ। उसका मतलब क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, ताप में परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन मतलब कि देखो, जब कभी कोई रिएक्शन होगा, मान लो ठंडा था तो वो उसको जब गर्म करें, या तो जलाएं या फिर उसमें पानी डालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो होता है गर्म होने लगता है, या फिर बोले तो यहाँ पे गर्म हो गया तो मतलब टेम्परेचर जो हो गया वो चेंज हो गया, पहले ठंडा था अब गर्म हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम लोग समझे तो देखो, जो घर में यानी कि जो रंग करता है चूना, ठीक है, तो आप लोग चूना ले आइए और उस पर क्या करो, पानी डाल दो, तो देखना वो जो होता है ना धीरे धीरे क्या होता है, उबलने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ना टेम्परेचर जो हो गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि तापमान बढ़ गया, तो तापमान में परिवर्तन हो गया ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव। यानी कि अगर कहीं अवस्था में परिवर्तन होता है तो मतलब वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर किसी का रंग बदल जाता है, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी कुछ मिक्स करते हैं तो उसका अगर रंग परिवर्तित हो गया, मतलब वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कहीं पे टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेम्परेचर अचानक से तुरंत गिर जाता है, कम हो जाता है कहीं, इसका मतलब भी ये होगा कि जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हुई है। तो बेसिकली ये है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग जो है एक नोट पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखिए। ठीक है, एक मिनट। तो आपको एक नोट पॉइंट में लिखना है, हम लोग कुछ यहाँ पे प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्या पढ़ रहे हैं, प्रक्रम। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे जो है ना प्रक्रम में हम लोग यहाँ पे 3 प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे 3 प्रक्रम के बारे में जानना है। 3 प्रक्रम के बारे में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहला जो प्रक्रम है वो है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन पहला। दूसरा जो है वो है वाष्पीकरण, और तीसरा जो है वो है गलन। तो आपको इन तीनों को ध्यान में रखना कि वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, और गलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ऐसा पदार्थ या फिर बोले तो ऐसा वस्तु जो ठोस हो, ठीक है ना, और जब उसको जलाया जाए या फिर गर्म किया जाए तो वो क्या होता है कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, गैस में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, क्या बोला,
जब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे या तो जलाएंगे तो वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के लिए कपूर, कपूर क्या होता है, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या होता है, पहले देखो कपूर जो होता है वो तो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब इसको जलाते हैं तो वो सीधा जो होता है ना, द्रव में ना कन्वर्ट होकर सीधा गैस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, वहाँ पे ऊर्ध्वापातन हुआ है। ऊर्ध्वापातन मतलब ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो वाष्पीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी द्रव को, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, सीधा गैस बन जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो सीधा क्या होगा, गैस बन जाएगा। इसका मतलब हो गया वाष्पीकरण। जैसे कि देखो पानी है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे गैस बन जाएगा। तो उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा कि जो पानी है उसका वाष्पीकरण हो गया है। तो वाष्पीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है। अब गलन का मतलब क्या होता है, तो देखो गलन का मतलब होता है जब हम लोग ठोस को गर्म करेंगे, जो ठोस होता है उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, गलन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रक्रम पढ़े, जिसमें सबसे पहला ऊर्ध्वापातन, फिर वाष्पीकरण और फिर गलन। तो ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होगा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव्य से जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगा। गलन में क्या होगा, ठोस से द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो है ना हम लोग सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि अभी तक जो है ना हम लोगों ने क्या क्या समझा। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर जो है ना हम लोगों ने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि अगर ठोस है तो वो गैस बन जाएगी, गैस है तो द्रव हो सकता है, द्रव से ठोस बन सकता है, तो मतलब उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका रंग बदल सकता है। तीसरा देखा कि ताप में परिवर्तन हो सकता है, मतलब टेम्परेचर जो हो सकता है वो चेंज हो सकता है। फिर हम लोगों ने प्रक्रम देखा, ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण और गलन। तो आई होप आपको जो है ना यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है ना एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे, या फिर बोले तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और तो ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है ना इस पे जितना चाहे उतना स्टार लगा दीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप लोगों ने जो है ना 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या होता है कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि भार जो होता है, उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसके द्रव्यमान को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये द्रव्यमान संरक्षण की क्या है, परिभाषा होती है, या फिर बोले तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ही यही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, द्रव्यमान इसको भार भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान या फिर भार को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही
ठीक है, ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, तो यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि भार को ना तो हम लोग यहाँ पे जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे जो है नष्ट कर सकते हैं, तो ये जो है बेसिकली क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके कुछ एग्जांपल्स के हम लोग थ्रू समझेंगे। तो देखो एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि H2 प्लस Cl2, इससे क्या बन जाता है? 2HCl बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना, देखो द्रव्यमान को ना तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे दो पदार्थ लिया उससे एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकती है ना ही उत्पन्न हो सकता है, मतलब ये जो अभिकारक है और जो उत्पाद है दोनों का द्रव्यमान यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो देखो जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 × 1। एक क्लोरीन का द्रव्यमान जो है वो 35.5 है, यहाँ पे 2 है तो ये यानी कि 2 और इसका हो गया 71, यानी कि जो अभिकारक है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 73 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 × 1 2, यहाँ पे 2 Cl है यानी कि 2 × 35.5 यानी कि 71, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे कितना? 73। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अभिकारक जो है अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो बराबर है किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि रासायनिक यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हुआ है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये चीज़ कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? गलत है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर दोनों का यहाँ पे द्रव्यमान बराबर नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? इसको बराबर करते, यानी कि इसके द्रव्यमान को यहाँ पे इक्वल करते। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन जो है यानी कि वो अभिक्रिया ही जो है वो गलत लिखी गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली इस पे जो है किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि क्या यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, आपको बताना है, मैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिख करके दे रहा हूँ और आपको बताना है कि ये जो है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि Mg+O2 यहाँ पे MgO बन रहा है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ N2+H2, इससे 3NH2 बन रहा है। तीसरा जो है मैं आपको जो दे रहा हूँ वो है H2+Cl2,
यानी कि 2 HCl और चौथा जो है वो है जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो आपको बताना है कि इन 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कौन जो है इनमें से कौन सा जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालन कर रहा है और कौन सा जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। एंड देन आप लोगों को यहाँ पे अब जैसे पहले में बताया कि पहले इसका मास कैलकुलेट करो, तो वो सब यहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैग्नीशियम का द्रव्यमान पता भी नहीं है तो भी यहाँ पे जो है ना आप ये बता सकते हैं कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, बताइए। जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो है बिकॉज अभी मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्लास, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी है और सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है। तो आप लोग अगर जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देंगे, 50 अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं जो है लाइव क्लास भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो आपको बताना है कि क्या जो है कौन कौन से यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालन कर रही है और कौन नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप मास कैलकुलेट करते मत रहिएगा, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और बताना है। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया हो। तो मैं यहाँ पे अब देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमको सिंपल देखना है, ये हमारा क्या है अभिकारक, ये क्या है उत्पाद है। तो दोनों में हमको बस देखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और इधर भी मैग्नीशियम है, तो दोनों तरफ क्या सेम मैग्नीशियम नंबर है और ऑक्सीजन का भी नंबर इधर क्या सेम है। तो देखो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 mg है, ठीक है। अभिकारक में 1 मैग्नीशियम है और उत्पाद में भी क्या है 1 मैग्नीशियम। अभिकारक में देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में देखें तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ पे जो है ना मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर नहीं है, मतलब ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगा। कैसे? तो देखो भाई, अगर देखो इधर तो मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही ऑक्सीजन है। लेकिन मतलब क्या होगा, इधर द्रव्यमान कम होगा, इधर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे द्रव्यमान तो दोनों का बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह इसको भी देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन कितना है 6 नाइट्रोजन है, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 हाइड्रोजन है। 1 मिनट देख लेते जो कहीं मैंने रिएक्शन जो है वो गलत तो नहीं किया है, नहीं। देखो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 6 हाइड्रोजन। तो क्या दोनों तरफ इक्वल है? क्या अभिकारक और उत्पाद में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है? नहीं है। दैट मीन्स ये भी द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, Cl2 जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ भी जो है 2 Cl है, ठीक है। 2 Cl है और 2 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना अभिकारक में भी और उत्पाद में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या बराबर है, मतलब ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। यहाँ पे देखो जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ भी SO4 1 ही है। दैट मीन्स यहाँ भी जो जिंक, हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो है 3 यहाँ पे जो बराबर है अभिकारक में और उत्पाद में, इसकी संख्या बराबर है, मतलब ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस यहाँ पे किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया गलत है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि इस गलत जो ये गलत रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अब समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको जो है एक बार समझ लीजिए।
अब देखो, आज मतलब अभी जो अब हम लोगों को पढ़ना है वो देखना है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो देखो, रासायनिक समीकरण बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसको किससे लिख रहे थे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से लिख रहे थे ना। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से जो रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे थे बेसिकली वही जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, इसकी जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे 2HCl बना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था हाइड्रोजन, बट इसको लिखा किससे है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट H से। यहाँ पे लिया क्लोरीन, लिखा किससे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट Cl से। यहाँ पे हम लोगों ने लिया HCl, लिखा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये वाला, लिखा है हम लोगों ने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से। तो बेसिकली यही जो होता है ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे इसकी परिभाषा वगैरह लिख देते हैं। तो देखो पहला तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या बोलेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या बोला, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। दैट मीन्स देखो ये जो था हमारे पास में, ये क्या है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों ने किसके थ्रू व्यक्त किया है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण को ही यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद को उनके, जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद को उनके प्रतीकों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले एक और पॉइंट बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। इसमें क्रियाकारक उत्पाद की अवस्था लिखी जाती है। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्रियाकारक व उत्पाद की अवस्था लिखी जाती है। ठीक है, अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो इसमें समझो, तो क्रियाकारक और उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं। देखो जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रतीक होता है H। ठीक है, H2 हो गया, Cl2, इससे हम लोगों ने 2HCl बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया लेकिन उसके प्रतीक को लिखा है, क्लोरीन लिया लेकिन उसके प्रतीक को लिखा, Cl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक क्या होता है, HCl। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, यहाँ पे क्या किया, उसके प्रतीक को लिखे है।
चिन्ह को लिखे हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली रासायनिक समीकरण कहलाती है। और इसमें क्या करते हैं, जो क्रियाकारक है और जो उत्पाद है उसकी अवस्था भी लिखी जाती है। दैट मीन्स देखो हाइड्रोजन जो होती है यहाँ पे कौन सी अवस्था में लिया है, गैस की अवस्था में। क्लोरीन भी जो है हम लोगों ने कैसे लिया है, गैस की अवस्था में। लेकिन जो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना वो कैसा हो गया, लिक्विड की अवस्था में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है रासायनिक समीकरण। तो आई होप आपको रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आई होप आपका जो ये लेक्चर डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से यानी कि आज जो हम लोगों ने कुछ भी पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो नीचे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन होइए और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप इससे बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है ना समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मैसेज कीजिए। फिर जो है इस सेशन को एंड करने से पहले मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों की आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स देखे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे। फिर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके हम लोगों ने कुछ जो है ना एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रक्रम देखे जिसमें हम लोगों ने ऊर्ध्वापातन समझा, वाष्पीकरण समझा और फिर गलन के बारे में देखा। आगे बढ़ते हुए फिर जो है हम लोगों ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, उसमें ना तो हम लोग द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। आई होप आपको वो समझ में आया होगा, आप लोग बना भी पाए होंगे उसके। फिर लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो हम लोगों ने बोला कि रासायनिक समीकरण जो होता है ना बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया के जो नाम होते हैं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो नाम होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको चिन्ह से प्रतीक से यानी कि उसको लिखते हैं। तो यही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसमें जो अभिकारक है और जो उत्पाद है इसकी क्या अवस्था है उसको भी यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो यही जो है रासायनिक समीकरण कहलाती है। आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये भी समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है डिटेल में, उसको प्रॉपर ढंग से समझेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।